आज बात मिशन 2022 की जो बिना ब्राह्मणों को साधे पूरा होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जहां सपा और बसपा जैसे राजनीतिक दल ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने के लिए सम्मेलनों का सहारा ले रहे हैं, वहीं अब भाजपा भी वोट बैंक की सियासत में कूद गई है। भाजपा मेडिकल कॉलेज का नाम ब्राह्मण के नाम पर रखकर ब्राह्मणों को साधने की कोशिश में है, तो वहीं कांग्रेस गायत्री प्रजापति को याद कर खुद को ब्राह्मणों का सबसे बड़ा हितैषी बता रही है। लेकिन यूपी की राजनीति का एक सच ये भी है कि जो कभी सत्ता में थे वो आज राजनीतिक दलों के लिए सिर्फ वोट बैंक बनकर रह गए। ये रिपोर्ट जिसे मिलेगा ब्राह्मणों का साथ, क्या वही करेगा यूपी पर राज? चुनावी दंगल के ब्राह्मण सम्मेलन में कौन मारेगा बाजी? किस दल के लिए ब्राह्मण होंगे राजी? बसपा ने यूपी में ब्राह्मण सम्मेलन का आगाज कर सभी दलों को बेचैन कर दिया है और अब सपा से लेकर कांग्रेस और भाजपा तक ब्राह्मण समुदाय को साधने में जुट गई हैं। सबकी सुई ब्राह्मणों के 12 से 13% वोट बैंक पर जाकर अटक गई है। कोई भी किसी से कम नहीं दिखना चाहता। शुरुआत भले ही बसपा ने की हो, लेकिन अब सभी सियासी दल मैदान में उतर आए हैं। जहां बसपा धार्मिक नगरों में ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, वहीं सपा भी बसपा के रास्ते चलकर ब्राह्मणों को साधने में जुट गई है। अब भाजपा भी ब्राह्मणों को साधने वाली रेस में कूद गई है। भाजपा के एमएलसी उमेश द्विवेदी ने पत्र लिखकर प्रतापगढ़ में बन रहे मेडिकल कॉलेज का नाम डॉक्टर सोनेलाल पटेल की जगह किसी ब्राह्मण के नाम पर करने की मांग की है, जिसमें करपात्री जी महाराज और मुनीश्वर दत्त उपाध्याय के नाम का जिक्र किया गया है। ब्राह्मणों पर अपनी दावेदारी का दावा कांग्रेस भी ठोक रही है। वहीं बसपा को खुशी दुबे के खिलाफ हुई कार्रवाई ब्राह्मण विरोधी लग रही है, जबकि कांग्रेस को गायत्री प्रजापति को लेकर सपा की ओर से दिखाई गई उदासीनता बुरी तरह अखर रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी में गायत्री प्रजापति जी खनन मंत्री थे, आज वो जेल में है। समाजवादी पार्टी के किसी नेता ने उनका साथ नहीं दिया, इसलिए कि वो प्रजापति समाज के व्यक्ति हैं, अति पिछड़े समाज के व्यक्ति। आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ब्रजेश प्रजापति जी विधायक हैं, उनके साथ क्या हो रहा है? दरअसल सबका ब्राह्मणों को साधने का अपना अपना तरीका है और सबके अपने अपने दावे हैं। पहले भी जितना प्रतिशत था 95% ब्राह्मण बीएसपी के साथ नहीं रहा, सपा के साथ नहीं रहा। 95% से ज़्यादा ब्राह्मण हमेशा बीजेपी के साथ खड़ा है और उन्हीं के साथ खड़ा रहेगा, क्योंकि ब्राह्मण भी इस बात को समझता है कि वास्तव में देश के लिए कौन काम कर रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल कुछ लोगों को, कुछ लीडर्स को बुलाया था एक स्ट्रैटेजी सेशन के लिए कि हमारा ऑल्टरनेट विजन क्या है, गवर्नेंस के लिए एजेंडा क्या होगा, हम किन मुद्दों को लेके जाएंगे, किस तरीके से समाजवादियों ने जो काम किया था, चाहे नौकरियों को देने के लिए, आज भी जो नौकरियां भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं दे पा रही, ये सारी वही हैं जो समाजवादी सरकार की निकली हुई हैं। चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, मैं ऐसा देखा हूं कि जब चुनाव आता है तो जाति आधार पर वोट मांगना, जाति आधार पर लोगों को बांटना, ये हमारे हिंदू परंपरा में सबसे बड़ा कुठाराघात हुआ। यूपी में ये सच कड़वा है, फिर भी सच है कि कभी जिनके हाथों में यूपी की सत्ता होती थी, आज उन्हें पार्टियां वोट बैंक मान रही हैं। क्योंकि नारायण दत्त तिवारी के बाद से यूपी में कोई भी ब्राह्मण समुदाय से मुख्यमंत्री नहीं बना। पिछले 3 दशकों से राजनीतिक पार्टियों के लिए ब्राह्मण समुदाय महज एक वोट बैंक बनकर रह गया है, जबकि आजादी के बाद से लेकर 1989 तक यूपी में ब्राह्मणों का वर्चस्व कायम रहा और 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री बने। लेकिन मंडल और कमंडल की सियासत के बाद कहानी बदल गई। 1989 के बाद से कांग्रेस वहां सत्ता में नहीं आई है। पिछले 3 दशकों में सपा से लेकर बसपा और भाजपा की कई बार सरकारें बनी, लेकिन सूबे को ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं मिला। इसके बावजूद 2017 के चुनाव में ब्राह्मण समुदाय ने भाजपा का जमकर समर्थन किया।
भाजपा के कुल 312 विधायकों में 58 ब्राह्मण समुदाय के प्रतिनिधि चुनकर आए थे। इसके बावजूद राज्य सरकार में ब्राह्मणों की हनक पहले की तरह नहीं दिखी। सूबे के 56 मंत्रियों के मंत्रिमंडल में 9 प्रतिनिधि ब्राह्मण समुदाय से हैं। बावजूद इसके विपक्ष योगी सरकार पर ब्राह्मण विरोधी होने का आरोप लगाकर उन्हें अपने पाले में करना चाहता है। लेकिन एक सच ये भी है कि पिछले 3 दशकों में ब्राह्मणों का झुकाव भाजपा के लिए रहा है। 2007 की जिस सोशल इंजीनियरिंग को मायावती 2022 में दोहराना चाहती हैं, उन्हें 2007 में सिर्फ 17% ब्राह्मणों ने ही वोट किया था और ये वोट उन सीटों पर मिले जहां ब्राह्मण उम्मीदवार थे। जबकि भाजपा की बात करें तो उसे चुनाव दर चुनाव ब्राह्मणों का वोट मिलता रहा है। एक अनुमान के मुताबिक 2012 में भाजपा को करीब 40% ब्राह्मणों का वोट मिला, जो कि 2017 में बढ़कर 80 से 85% हो गया। ऐसे में सिर्फ सम्मेलन या मेडिकल कॉलेज का नाम बदलने से बात बनेगी क्या? ब्राह्मणों का दिल बदलेगा क्या? क्या वो भाजपा को छोड़कर किसी और दल में अपनी संभावनाएं देखेंगे? ये बड़ा सवाल है जिसका जवाब 2022 के पूरे चुनाव में पूछा जाता रहेगा। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला, प्रयागराज से मोहम्मद मोइन और दिल्ली से अविनाश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और बात यूपी के उस A to Z प्लान की जिसकी पूरी रणनीति भाजपा ने तैयार कर ली है। सोमवार को भाजपा ने अपने तमाम प्रकोष्ठ और विभागों की बैठक की। इसमें 2022 के चुनाव की रणनीति पर जमकर चर्चा हुई। मतलब चुनावी तैयारी कैसे होगी, कैसे जनता तक सरकार के कामों को पहुंचाया जाएगा, इसका पूरा खाका खींचा गया। ये रिपोर्ट देखिए। भाजपा ने बनाई जीत की रणनीति। यूपी फतह के लिए विभागों और प्रकोष्ठों को सौंपी जिम्मेदारी। सितंबर से शुरू होगा मिशन 2022, जहां तमाम राजनीतिक दल सम्मेलन या मूर्ति वाली राजनीति से यूपी फतह करने की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। वहीं पंचायत में अपनी जीत का परचम लहराने वाले भाजपा विधानसभा चुनाव के लिए जमीन पर अपनी रणनीति बनाने में जुट गई, जिसे लेकर सोमवार को भाजपा ने अपने सभी प्रकोष्ठों और विभागों की बैठक की। इस बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से लेकर संगठन मंत्री सुनील बंसल समेत तमाम नेता शामिल हुए। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में भाजपा ने अपने सभी प्रतिनिधियों से चुनावी चर्चा की। 2022 का चुनाव भाजपा के लिए किसी जंग से कम नहीं है, जिसे जीतने के लिए वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है और वो इस चुनाव में अपनी सबसे महत्वपूर्ण रणनीति यानी अपने बूथ स्तर पर खुद को मजबूत करने पर जोर दे रही है। इसके लिए भाजपा ने अपने सभी विभागों और प्रकोष्ठों को लोगों से संपर्क साधने का निर्देश दिया है। इसके लिए भाजपा सितंबर से एक सदस्यता अभियान भी शुरू करने जा रही है, जिसमें लोगों को न सिर्फ पार्टी से जोड़ा जाएगा बल्कि सूबे की योगी सरकार कैसे आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति के लिए काम कर रही है, ये संदेश भी दिया जाएगा। एक तरह से भाजपा ऊपर से लेकर नीचे तक चुनावी रणनीति तैयार करने में जुटी हुई है। लेकिन भाजपा की रणनीति कितनी कामयाब होती है ये देखना होगा, क्योंकि लड़ाई यूपी की गद्दी की है, जिसे जीतने के लिए अभी से सभी राजनीतिक दलों ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। लखनऊ से अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा। मिशन यूपी में ब्राह्मण सम्मेलन के बाद राहुल गांधी के उस ट्रैक्टर की जो आने वाले चुनाव का पूरा फैक्टर बदल सकता है। किसान आंदोलन एक बार फिर से तेजी पर है। किसान जंतर मंतर पर संसद के जरिए आंदोलन कर रहे हैं, तो वहीं बॉर्डर पर हलचल तेज हो रही है और इस हलचल के बीच राहुल गांधी सोमवार को ट्रैक्टर चलाकर संसद पहुंचे। हालांकि उन्हें संसद में नहीं जाने दिया गया, लेकिन राहुल गांधी ने इस ट्रैक्टर मार्च से सियासी हलचल बढ़ा दी है। कृषि कानून पर गतिरोध। सड़क से संसद तक किसानों का विरोध।
किसानों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में। ट्रैक्टर चलाकर संसद पहुंचे राहुल गांधी। कृषि कानून को लेकर एक बार फिर से सियासत गर्म है। जहां किसान सड़क से लेकर संसद तक अपनी धमक दिखा रहे हैं, वहीं किसानों के समर्थन में राहुल गांधी भी उतर आए। सोमवार को राहुल गांधी ट्रैक्टर चलाकर संसद पहुंचे और कृषि कानून को लेकर जमकर अपना विरोध जताया। हम जो किसानों का मैसेज है उसको हम पार्लियामेंट तक लाए हैं। पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं करने देते हैं, किसानों को दबा रहे हैं, हिंदुस्तान के सब किसानों को दबा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ ट्रैक्टर पे आए। हालांकि राहुल गांधी को ट्रैक्टर लेकर संसद परिसर के अंदर नहीं जाने दिया गया। उनके काफिले में शामिल ऐसी गाड़ियों को ही एंट्री मिली जिन पर पार्लियामेंट का पास लगा हुआ था। वहीं ट्रैक्टर मार्च निकालने को लेकर दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के महासचिव रणदीप सुरजेवाला, यूथ कांग्रेस के चीफ वीवी श्रीनिवास और कई अन्य नेताओं को हिरासत में ले लिया। इन नेताओं पर पुलिस ने धारा 144 को तोड़ने का आरोप लगाया। जब से मानसून सत्र शुरू हुआ, किसानों का मुद्दा गर्म नजर आ रहा है। जहां हर रोज 200 किसान जंतर मंतर पर किसान संसद लगाकर अपनी मांग सरकार तक पहुंचा रहे हैं, वहीं कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल समेत तमाम राजनीतिक दल किसानों के समर्थन में उतर आए और जोर शोर से संसद में किसानों की आवाज उठा रहे हैं। ये 2-3 बड़े उद्योगपतियों के फायदे के लिए है। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि किसके लिए ये किया जा रहा है। ये किसानों के फायदे के लिए नहीं है कानून, और इन कानून को वापस लेना पड़ेगा। वहीं भाजपा कांग्रेस पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगा रही है। नहीं, वो तो मैदान में पहले से ही है। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी कई बार कह चुके हैं कि जब तक कानून वापस नहीं होंगे हम लोग जो है इस आंदोलन का समर्थन करते रहेंगे। तो वो तो अपना खेल खेल रहे राजनीति का। और जहाँ तक राहुल जी की बात है, सत्र चल रहा है। सत्र के दिनों में राहुल जी को संसद में होना चाहिए, ट्रैक्टर पर नहीं होना चाहिए। और ट्रैक्टर पर यदि होना है तो अपना शनिवार रविवार में जाएं, किसी गांव के अंदर अभ्यास करें उसका, वो अलग विषय है। लेकिन संसद का सत्र चलते समय उनको उन विषयों को जो संसद से संबंधित है संसद में उठाना चाहिए। किसान पिछले 8 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। इस दौरान किसान और सरकार के बीच कोई दर्जन भर बात हो भी चुकी है, लेकिन इतनी बैठक के बाद भी कोई हल नहीं निकला। जहां किसान तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं, वहीं सरकार साफ कह चुकी है कि वो संशोधन के लिए तो तैयार है, लेकिन कानून वापस नहीं हो। ऐसे में कोई बीच का रास्ता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन बॉर्डर पर किसानों की बढ़ती दस्तक आंदोलन के और तेज होने की ओर इशारा कर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से राहुल गांधी और दूसरे तमाम राजनीतिक दल खुलकर किसानों के समर्थन में उतर आए हैं, उससे आने वाले दिनों में सरकार को सड़क से संसद तक और ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अविनाश तिवारी, ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात यूपी में सायरन वाली इमरजेंसी की, क्योंकि बदली हुई ठेकेदारी के नियम को लेकर एम्बुलेंस कर्मचारी हड़ताल पर हैं। इससे सूबे में हेल्थ सिस्टम की सांस फूलने लगी है, क्योंकि इस हड़ताल से उन मरीजों को दर दर भटकना पड़ा जिन्हें एम्बुलेंस की जरूरत थी, लेकिन एम्बुलेंस नहीं मिली। यूपी में एम्बुलेंस की हड़ताल, स्वास्थ्य सिस्टम का चक्का जाम। ठप रही एम्बुलेंस सेवा, भटकते रहे मरीज। ठेकेदारी के खिलाफ एम्बुलेंस कर्मियों का हल्ला बोल। ये विरोध, ये प्रदर्शन सूबे में शुरू हुई उस नई कंपनी के खिलाफ है जिसने सूबे के हजारों एम्बुलेंस कर्मियों को हड़ताल करने पर मजबूर कर दिया। रविवार रात 12 बजे से यूपी में 102 और 108 एम्बुलेंस सेवा पूरी तरह से ठप हो गई।
एम्बुलेंस कर्मियों के हड़ताल पर जाने से स्वास्थ्य सिस्टम पूरी तरह से ठप हो गया, जिससे सबसे ज्यादा परेशानी उन मरीजों को हुई जिन्हें एम्बुलेंस की जरूरत थी, लेकिन हड़ताल की वजह से उन्हें एम्बुलेंस नहीं मिली। दरअसल प्रदेश में एम्बुलेंस की ALS सेवा नई कंपनी चिकित्सा को सौंपी गई है। यह कंपनी नए सिरे से भर्ती कर रही है, जिसका पहले से काम कर रहे कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि अब तक नई कंपनी 1200 से ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी से निकाल चुकी है। आज हम लोग 23 तारीख से 25 तारीख तक शांतिपूर्ण धरने पर बैठे थे। उस कंडीशन में हमारे पास शासन प्रशासन का कोई भी अधिकारी, उच्च कर्मचारी हमसे बातें करने नहीं आया। और आज 25 तारीख खत्म होते ही 26 तारीख लगते ही रात 12 बजे से हमने पूरे जिले, बहराइच के पूरे जिले की गाड़ियां चक्का जाम कर दिया, जो कि पूरे प्रदेश व्यापी में प्रदेश अध्यक्ष हनुमान पांडे के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। और हमारे कुछ LS भाई कर्मचारी थे जो ठेका बदलने पर, बार बार ठेका बदलने पर हमारे कर्मचारियों को बार बार दर के ठोकरें खाना पड़ता है। उसी के बदलाव को लेकर के आज हम लोग इस मुकाम पर पहुंचे हैं, इस धरने पर चक्का जाम की स्थिति पे आए हैं। एम्बुलेंस कर्मचारी संघ की मांग है कि ठेकेदारी प्रथा को खत्म किया जाए, साथ ही पुराने कर्मचारियों को फिर से बहाल किया जाए, कर्मचारियों से किसी तरह का बॉन्ड न भराया जाए और कोरोना काल में जिन कर्मचारियों की मौत हुई उनके परिजनों को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। एम्बुलेंस कर्मियों का ये भी आरोप है कि अभी तक ALS अपने कर्मियों को 13,700 रुपए देती थी, जबकि नई कंपनी 10,700 रुपए ही दे रही है। हालांकि इन तमाम मांगों को लेकर कई दौर की बात भी हुई। पहले सिर्फ विरोध किया, लेकिन अब जब बात नहीं बनी तो हड़ताल शुरू कर दी गई। प्रदेश भर में 102 और 108 एम्बुलेंस हड़ताल पर है, जो जल्द खत्म नहीं हुई तो हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। ऐसे में बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये रास्ता कब निकलता है ये देखना होगा, क्योंकि जितनी देर होगी बात उतनी ज्यादा बिगड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। और अब बात उस विजय गाथा की जिसे याद कर हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। हम बात कर रहे हैं कारगिल विजय की, जिसके 22 साल पूरे हो गए हैं। ये भारत की जीत की वो गाथा है जिसे याद करके जहां हर हिंदुस्तानी का सीना चौड़ा हो जाता है, वहीं दुश्मनों का दिल बैठ। हिंदुस्तान के शूरवीरों की विजय गाथा। दुनिया के मानचित्र पर 26 जुलाई सिर्फ एक तारीख नहीं है, यह हिंदुस्तान की वो विजय गाथा है जिसमें भारत के शूरवीरों का इतिहास समाया है। यह पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को दफन करने की वो तारीख है जिसका जिक्र जब भी आता है हिंदुस्तानियों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। करगिल विजय दिवस के इस अवसर पर सीएम योगी ने राजधानी लखनऊ में शहीद स्मारक के सामने करगिल स्मृति वाटिका में सभी शहीदों को नमन करते हुए श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर सीएम योगी ने कैप्टन मनोज पांडे के पिता गोपीचंद पांडे, मेजर रितेश शर्मा के पिता सत्य प्रकाश शर्मा और सुनील जंग की मां बीना महत को सम्मानित भी किया। इस दौरान सीएम योगी ने करगिल के तमाम शूरवीरों को याद करते हुए कहा कि भारत की फौज दुनिया में बहादुरी और संयम का सबसे बड़ा प्रतीक है, जिसका शौर्य और पराक्रम पूरी दुनिया ने देखा है। हम सब इस बात को जानते हैं कि भारत माता के महान सपूतों, वीर जवानों की सतर्कता, उनकी सजगता और मातृभूमि के लिए उनके समर्पण और अद्भुत बलिदान के कारण ही हम सब न केवल स्वाधीनता का अनुभव करते हैं, बल्कि एक सुरक्षित माहौल में चैन की नींद भी व्यतीत करते हैं और चैन से अपना गुजर बसर भी करते हैं।
सेना के शौर्य का गुणगान करते हुए सीएम योगी ने कहा कि भले ही हमारी बोली, रहन सहन, खान पान और बाकी चीजें अलग हों, लेकिन हमारा एक ही धर्म है और वो है राष्ट्र धर्म। आपको बता दें कि सूबे की योगी सरकार ने सभी मंडल में एक सैनिक स्कूल की स्थापना करने का ऐलान भी किया है। साथ ही सेना, अर्धसैनिक बल और पुलिस के बहादुर जवानों के शहीद होने पर राज्य सरकार उनके आश्रितों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, एक आश्रित को नौकरी और भवन का नामकरण उनके नाम पर रखने का ऐलान किया है।